Okay, so today we are doing 9709 A-level maths paper, pure maths 1. Pure maths 1, variant 2, P1 variant 2, Feb March 2020 paper. This paper is of 1 hour 50 minutes and total marks for this paper is 75 marks. Okay, let's start with question number 1. It says the function is defined by f of x 1 upon 3x plus 2 plus x square for x is less than minus 1. Determine whether f is increasing function, a decreasing function or neither. So in order to determine कि भाई ये function increasing है decreasing है, we need to take the derivative, because derivative is the hint that tells you कि भाई आपने करना क्या है इसमें. तो आपने अगर आप function of x इसमें 3x plus 2 को आप न्यूमरेटर में लेकर गए, ये पावर -1 हो गई and this will become 2. Take the differential f dash x, power मिला है कोएफिशिएंट, subtract 1 in the power. Base derivative is 3 plus 0, x square derivative is 2x. Right? So you got -1 upon 3x plus 2 का whole. ये f dash x हो गया. ठीक है ना. अब सी, अब ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है. पहले तो देखो इंक्रीजिंग फंक्शन ये होता है कि जब आपके पास आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है वो. अब यहां पर देखो 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, आप रीजन दोगे विल बी ग्रेटर देन 0, इससे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन ऊपर नेगेटिव साइन लगा हुआ है. ऊपर क्या साइन लगा हुआ है? नेगेटिव साइन लगा हुआ है. तो बेटा दिस विल गिव यू नेगेटिव आंसर, ये आपके पास नेगेटिव आउटपुट देगा. आप एक्स की कुछ भी रख दो, नेगेटिव आउटपुट देगा, लेस देन 0 दे देगा. और 2x में आप x के लिए लेस देन -1 रख रहे हो, x की अगर लेस देन -1 रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा? नेगेटिव में ही आएगा ना. तो 2x विल बी लेस देन 0 फॉर x लेस देन -1. तो आपने रीजन दिया, देयरफॉर f dash x will be less than 0 and it will be decreasing function. Right? Any problem? The graph function y equals to f of x is transformed to the graph y is equal to 1 plus f of half x. Describe fully two single transformation which have been combined to give the resulting transformation. देखो इससे आपको पता चल रहा है this one is a vertical translation, this one is a horizontal translation transformation, और ये stretching है, ये stretching है और ये ट्रांसलेशन है. तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस में ऑर्डर आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अगर आप बोलो वर्टिकल ट्रांसलेशन, वर्टिकल का वर्ड इस्तेमाल ना करो, आप सिर्फ ये लिख दो 0 1 +1 हो रहा है ना, और आप लिखो स्ट्रेचिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यूं लिख दो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है. इधर हाफ ऑफ एक्स है तो स्ट्रेच फैक्टर हो जाएगा 2. स्ट्रेच फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास? 2 हो जाएगा. सही है? एनी प्रॉब्लम? Then it says the diagram shows a part of the curve y equal to x square plus 1, the shaded region enclosed by the curve, and the y-axis and the line y equals to 5 rotated through the 360 degree about y-axis. कह रहे इस पूरे कर्व शेडेड रीजन को ना मैं y-axis पे रोटेट करता हूं तो ऑब्वियसली 3D शेप बनेगी है. कह रहे उसका वॉल्यूम निकाल के बता दो. वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आप y-axis से रोटेट कर रहे हो ना, y-axis पे रोटेट कर रहे हो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कि आपने एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है. यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? y -1. तो आपने एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास वॉल्यूम निकल कर आएगा. यानी आपने y -1 को इंटीग्रेट करना है,
और y की वैल्यूज क्या है, 1 से लेकर 5 तक है, लिमिट है 1 से लेकर 5 तक, दैट्स इट। तो आपके पास अगर रोटेटेड अबाउट x होता तो हम कहते y स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, y स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर उसको इंटीग्रेट करो, लेकिन यहां पर रोटेटेड अबाउट y एक्सिस है तो आप बेटा x को इंटीग्रेट करोगे। और ये मत भूल जाएगा कि बेटा आपने एट द एंड आंसर को पाई से मल्टीप्लाई करवाना है। तो एट द एंड देखो, मैं इसको लिमिट ये रही, मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं y स्क्वायर अपॉन 2 अब लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट c तो कैंसिल हो जाता है, लोअर लिमिट जगह 16/2, so volume will be 8 pi unit cube, right? Any problem? Then it says a curve has the equation y equal to x square minus 2x minus 3. A point is moving along the curve in such that p in such way that a p at p the y coordinate is increasing at 4 units per second. dy by dt दे दिया 4 units per second, and the x coordinate is increasing at 6 units per second. दोनों दे दिया आपको। कह रहा है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ p, कह रहा है वो p का एक्सपोनेंट बताओ वो क्या है हमारे पास। देखो मैं आपके सामने पहले निकालता हूं dy by dx, ये निकालता हूं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस x का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव 0। अब इसमें p पॉइंट का एक्सपोनेंट रखने के लिए नहीं है ना हमारे पास, वो p पॉइंट का एक्सपोनेंट क्या है, वो p पॉइंट का एक्सपोनेंट क्या है कि जहां पर y की वैल्यू इस तरह इंक्रीज कर रही है और x की वैल्यू इस तरह इंक्रीज कर रही है, y की वैल्यू इस रेट से इंक्रीज कर रही है और x की वैल्यू इस रेट से इंक्रीज कर रही है। तो हमने बोला देखो हम यहां पर dy by dt इज इक्वल्स टू dy by dx इंटू dx ओवर dt के, हमने यहां पर चेन रूल अप्लाई कर दिया। और dx ओवर dt 6 हो गया, dy by dx हो गया 2x माइनस। अब यहां से जो x की वैल्यू आएगी ना, दैट विल बी द x वैल्यू ऑफ p, बिकॉज p पर, because at p point your y coordinate is increasing at 4 units per second and x coordinate is increasing at 6 units per second. तो सिंस मैंने इसी कंडीशन पर x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो ऑब्वियसली ये p का एक्सपोनेंट होगा ना फिर। तो देखो बेटा यहां पर 6 to the 12x, 6 to the 12, 16 हो गया, x वैल्यू 16/12 which is equal to 4/3, 4 the 4 is the 12, they just need the x coordinate, that's it, हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट दे आर आस्किंग यू सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व मींस आपने थीटा के लिए वैल्यू ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना है। तो थीटा की रेंज यहां पर दी हुई है एंड यू हैव गॉट दिस थीटा इन दिस क्वेश्चन ओवर हियर। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी ट्राई टू मेक श्योर कि हम पूरे क्वेश्चन को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दे, आइदर इन साइन, आइदर इन टेन, आइदर इन कॉस। लेकिन उससे पहले मैं काम कर लेता हूं, मैं यहां पर एक सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूं, टेन थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 2, जगह 2 टेन थीटा, 2 6 sin theta plus 2, all terms on one side, 2 tan theta minus tan theta, माइनस sin theta माइनस sin theta, माइनस 9 sin theta, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया और काम आसान हो गया मेरे पास। तो अब मैंने क्या करा, मैंने यहां पर बेटा 10 को कन्वर्ट कर लिया साइन ओवर कॉस में, राइट मैंने इधर एलसीएम ले लिया, साइन थीटा माइनस 9 थीटा, 9 साइन थीटा, देखो कॉस थीटा एलसीएम लिया ना, तो इसके नीचे तो कॉस था,
इसके नीचे 1 है, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा दो, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 0, 0 हो गया, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, देखो either sin theta is equal to 0 or 1 minus 9 cos theta will be equal to 0. sin theta equal to 0 कब होता है? Within this range, 0 से लेकर 90, 0 भी शामिल है 90 भी शामिल है, both are included. तो यहां पर आपको ना पूरा ये कोऑर्डिनेट सिलेक्शन ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखें थीटा विल बी 0, साइन 0 डिग्री पे 0 होता है. हाँ, ओवर हियर यू नीड टू डू वर्किंग, ऑब्वियसली ये हो जाएगा 9 cos theta and then you got 1 upon 9 cos theta. For here you just got theta range from 0 till 90, that's it, this is your range. cos theta पॉजिटिव कहाँ होता है? yes sir, we have the range till first quadrant, और first quadrant में cos theta पॉजिटिव भी होता है. रेंज इतनी है, आपने cos इनवर्स 1/9 करा, अल्फा आ गया आपके पास, कैलकुलेटर शुड बी डिग्री मॉड, and this is 1/9, 83.62. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा व्हिच इज इक्वल टू 83.62. ये आपका एक और आंसर निकल कर आ गया. एनी प्रॉब्लम? Okay, so in this question, the coefficient of 1 over x and the expansion 2x plus a upon x square whole bracket power 5 is 720. Find the possible values of the constant a. तो coefficient of x की पावर -1 ये है 720. अब इस बाइनोमियल में कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें x की पावर -1 आ रही है? कौन सी टर्म है? मुझे तो नहीं पता. मुझे बस ये पता है कि बाइनोमियल की टर्म का फॉर्मूला है एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर. एन 5 है, ए 2x है, बी ए अपॉन एक्स स्क्वायर है. बट आर क्या है? आर तो मुझे नहीं पता. आर क्यों मुझे नहीं पता? क्योंकि किस टर्म में, इन विच टर्म वी आर हैविंग एक्स पावर -1, वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं है. लेकिन फिर भी बेटा मैंने यहां पर फॉर्मूला रखा एनसीआर ए की पावर 5 माइनस आर b की पावर r. Now what I'm going to do, I'm going to separate all the x for value of r. अब वैल्यू ऑफ r के लिए जरा काम करें. देखो यहां पर x क्या लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, x की पावर 5 माइनस आर है. यहां पर x स्क्वायर लिखा हुआ है पावर r के साथ डिनोमिनेटर में. अब ये अलग से लिख दें, जगह x की पावर 5 माइनस आर, x की पावर 2r, 5 माइनस आर माइनस 2r, 5 माइनस 3r. बेसिस सेम है. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसकी जगह x की पावर -1. तो 5 माइनस 3r इज इक्वल टू -1, 6 इज इक्वल टू 3r, r की वैल्यू 2 आ गई. ये जब r की वैल्यू 2 आ गई तो बेटा यू गोना पुट इट ओवर हियर. मैं यहां पर वापस से पुट कर देता हूं. देखो 5 5c2 to x power 5 minus 2 upon x square power 2. What is 5c2? 5c2 is 10. 2 की पावर 3 8, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये जाएगा ए स्क्वायर एक्स की पावर 4, तो जाएगा 80 ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 1. तो एक्स की पावर ये -1 है ना, 1 अपॉन एक्स ही है ना ये. अगर इसको आप सेपरेट करके लिखोगे यहां पर तो यू विल राइट इट लाइक दिस. न्यू करके लिखोगे ना आप. तो मुझे बताओ इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 80 ए स्क्वायर. अब मुझे बताओ 80 ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 720. थोड़ा छोटा ना कर लें.
A square value is 9, A की value plus minus 3, right? Hence find the coefficient of 1 upon x की power 7, यानी x की power -7 की आपने वैल्यू निकालनी है, उसका कोफिशिएंट निकालना है। तो ये जो x की पावर 5 माइनस सी आ रहे, अब मैं इसको यहां पर इक्वेट कर लेता हूं x की पावर -7 से। 5 माइनस सी इक्वल टू -7, 5 प्लस 7 को 3 r, r की वैल्यू 4 हो गई। once you got r value 4, तो देखो बेटा मैं यहां पर r की जगह देखो 4 पुट कर रहा हूं बस। फॉर्मूले में r की जगह 4 पुट कर रहा हूं। 5c4, 5, 2 की पावर 1 2 हो गया, x हो गया, a की पावर 4 हो गया, x की पावर 8 हो गया। तो 5 टू द 10, a पावर 4 जगह 1 अपॉन x पावर 7। तो कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 10 a की पावर 4। अगर आप यहां पर a की जगह प्लस माइनस सी कुछ भी पुट कर लेते हो, इट विल वोंट मेक एनी अफेक्ट टू यू, बिकॉज वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये जगह 810, दैट विल बी योर फाइनल आंसर है, द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7, 1 अपॉन x पावर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द डायग्राम शो द सेक्टर AOB व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। देखो कभी भी सर्कुलर मेजरमेंट का सवाल है ना, तो उसमें सेंटर जरूर मालूम कर देख लें गौर से, जो वो कह रहा है सेक्टर जो बन रहा है सेंटर O से, यहां से बन रहा है, ऑफ रेडियस 6। तो ये देखो आपके पास पूरा सेक्टर बन रही है, सर्कल से एक सेक्टर निकाला हुआ है इन्होंने, रेडियस 6 है ना ये, विद एंगल AOB 0.8 रेडियंस। द पॉइंट C on OB is such that AC is perpendicular to OB. The arc CD is a part of the circle with center O। कह रहे एक और आर्क बन रही है, वो भी सर्कल का पार्ट है जिसका सेम सेंटर है O। दोनों सेक्टर का सेम सर्कल है, दोनों सेक्टर का सेम सेंटर है। वे डी लाइज ऑन ओ ए। ओके, फाइंड एरिया ऑफ शेड रीजन। कह रहे शेड रीजन का एरिया मालूम करके दिखा दें। देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू नो कि आपने ये शेड रीजन का एरिया निकालोगे कैसे। ये कोई पर्टिकुलर शेप तो नहीं है कि इसका एरिया फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल लिया, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा, इस ट्राइंगल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा। लेकिन मैं इधर लिख भी देता हूं, एरिया ऑफ शेड रीजन ट्राइंगल OCA में से सेक्टर OCD का एरिया माइनस कर दें। तो इस ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए बेटा आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट तो चाहिए ना, दोनों चाहिए आपको, वो तो आपको पता ही नहीं है। सबसे पहली चीज तो वही चाहिए आपको, वो आपको पता नहीं है यहां पर। अब देखो यहां पर एक गेम है, वो गेम क्या है, अगर ये OB 6 है तो याद रखो बेटा ये भी तो 6 होगा OA। अब ट्राइंगल को देखना, ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज पता है आपको, तो आपको OC भी पता चल सकता है, आपको AC भी पता चल सकता है। ये देखो साइन 0.8 अपोजिट AC ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस 0.8 एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। दोनों से बेटा आपके पास आंसर निकल कर आएगा। कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियन मॉड, बिकॉज आपने एंगल रेडियंस में रखा हुआ है। ये 4.304। अपनी वैल्यूज को 4 स्ट्रिंग फिगर में लिखें, क्योंकि लास्ट वैल्यू नहीं है, ये तो फाइनल आंसर थोड़ी आपका।
अब आपके पास बेटा ये जो आंसर आ गए ना, ये आपको लीड करेंगे देखो ट्राइंगल एरिया हाफ ओसी बेस इंटू हाइट एसी। तो अब आपने ओसी की जगह उसकी वैल्यू रख देनी है। एट पॉइंट नाइन नाइन फाइव थ्री सिक्स। अभी यही लिख दें जो वैल्यू आ रही है 8.599536। सेक्टर का एरिया, दिस सेक्टर एरिया, फिर नीचे लिख दूंगा आर स्क्वायर थीटा बाई टू इज द फॉर्मूला। रेडियस इसका ओसी रेडियस हो जाएगा, ओडी रेस हो जाएगा। ओडी हमारे पास रेडियस है या ओसी है, ओसी स्क्वायर थीटा 0.8 डिवाइड बाई 2। तो ओसी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4.180। सिक्स पॉइंट 98896। तो एरिया ऑफ द शेड रीजन इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा। जो हमने पहले डिस्कस किया था 8.99536 माइनस 6.988896। 2.0064। तो it is almost around 2.01 up to 3 sin figures unit square, right? Then we have a woman basic salary for her first year with a particular company was $30,000, and at the end of year she also get the bonus of $600. For her first year, expense her bonus as a percentage of her basic salary. So basically, you need to find out the percentage of a bonus. Bonus is $600 with respect to as a percentage of basic salary divided by $30,000 multiplied by 100. So at the end, you're going to see कि आपके पास ये 2% increase, 2% उसको bonus मिला है, right? At the end of each complete year, the woman basic salary will increase by 3% and her bonus will increase by $100. Express the bonus she will be paid at the end of her 24th year as a percentage of the basic salary paid during that year. देखो बेटा, every year her bonus is increasing by $100 and her basic salary is increasing by percentage. तो 24th ईयर में उसको कितना बोनस मिला होगा? तो बोनस विल लीड यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें आपने टी एन इज इक्वल टू ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन का फॉर्मुला लगाना है। यू नीड टू फाइंड आउट 24th ईयर वैल्यू। तो फर्स्ट ईयर इज 600, ए के लिए $600, पहले साल तो उसको $600 मिले ना। डी इज $100, हर दफा $100 इंक्रीज होगा और 24 माइनस 1 हो जाएगा ये।
So $2,900 will be the bonus on 24th year. Salary is basically working on GP, परसेंटेज वाइज इंक्रीज कर रहा है. तो 24th ईयर में आपके पास AR की पावर n-1 इज द फॉर्मूला. A 600, R is 1.03. R क्या हो जाएगा? 3% इंक्रीज कर रहा है, यानी 100 प्लस 3% हर साल वैल्यू बढ़ रही है. दैट विल बी 103%. 103% का मतलब है 1.03 आपकी आवाज R की वैल्यू हो जाएगी. R is N is 24, 24 minus 1. Sorry, basic salary was not 600. It was $30,000. बहुत कम वैल्यू आ रही थी इसलिए I got it. It is 59207.595. Again, this is the salary on 24th year. So what you need to express bonus as a percentage of that year salary. So bonus है 2,900. Basic salary is 59207.595 multiplied by 100. So if you round it up to three-sign figure, it will become 4.9%. यानी पहले साल आपको बोनस मिला 2% और आफ्टर 24 ईयर यू गॉट अ बोनस ऑफ 4.9%. Okay, express 2x square plus 12x plus 11 in the form of this. This is a completing square that you have to apply. देखो आपने स्टार्टिंग टू टर्म्स में से 2 कॉमन निकाल लिए. देखो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 6x. क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1. कांस्टेंट टर्म को सेम कॉपी करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे. अब ब्रैकेट के अंदर जो काम करेंगे ब्रैकेट के अंदर करेंगे. देखो कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 3. आपने 3 का स्क्वायर ऐड भी करा दिया, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करा दिया. अब स्टार्टिंग की 3 टर्म्स बन जाएंगी a स्क्वायर प्लस b प्लस b स्क्वायर. आपने 2 भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया. टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 9 is 18. मेक श्योर दैट यू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप ताकि बेटा गलती ना हो. -18 plus 11 is -7. This is completing square form. Right? Then in part B, they are asking you the same function. They have called this as f of x, यानी y equals to this whole function. तो क्या मैं इसको completing square form में लिख सकता हूं? सर क्यों लिख रहे हैं आप इसे completing square form में? Why you are writing in completing square form in part 2, part B? Because they are asking for f inverse. F inverse के लिए बेटा आपको completing square form में लिखना पड़ता है. Then you just replace x with y and y with x. X या y लिख दो, y के x लिख दो. And then find out the value of y. -7 on the left hand side become +7 divided by 2. Square root on both sides. -3 on the left hand side, -3 plus minus under root x plus 7 upon 2. You got 2 inverse here. But if you remember कि बेटा देखो, अगर आपको मैं थोड़ा सा इसे स्ट्रक्चर वाइज बताऊं, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ना, इसका स्केच बनाओगे तो आपके पास टर्निंग पॉइंट आएगा h की वैल्यू देखो -h इक्वल टू -3. राइट? तो h की वैल्यू -3 आ रही है, k की वैल्यू -7. दिस इज योर टर्निंग पॉइंट. अब ये जो डोमेन दी हुई है टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की है. x इज लेस इक्वल टू -4. x इक्वल टू -4 यहां पर होगा और वो इस पोर्शन की
लेफ्ट साइड वाले पोर्शन की बेटा इनवर्स मांग रहा है, तो अगर वो टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट साइड पोर्शन का इनवर्स मांगेगा तो बेटा यू विल ऑलवेज फाइंड आउट द इनवर्स विद द नेगेटिव साइन. इनवर्स विल बी -1. ये आपका इनवर्स है. Not both of them, just this is going to be your inverse. Any problem? Now in next part they are asking you to state the domain of f inverse. Domain मतलब x की वैल्यू. देखो सबसे पहली बात, जब आपके पास इनवर्स की डोमेन निकालने के लिए आ जाए या रेंज निकालने के लिए आ जाए तो आप नॉर्मल फंक्शन की डोमेन और रेंज देखो. देखो ये नॉर्मल फंक्शन की डोमेन है. अब नॉर्मल फंक्शन की रेंज क्या होगी? देखो नॉर्मल फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर -7. इसमें x की जगह मैंने -4 पुट कर दिया. When you put x equal to -4, your y value will be -4 plus 3 -1. -1 का स्क्वायर 1 हो गया. 1 to the 2, 2 - 7 -5. अभी आप देखो मैं बोल रहा था ना यहां पर x की -4 पर आंसर क्या आ रहा है? -5 आ रहा है. ठीक है ना? और ये हैप्पी फेस बनेगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है. आप मुझे बताओ अगर मैं x की -4 से लेफ्ट साइड जाता हूं तो y की वैल्यू -5 है. यहां पर y की वैल्यू -5 से इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? अगर मैं x लेस देन -4 जाता हूं, लेस देन इक्वल टू -4, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होगी. y की वैल्यू क्या होगी? रेंज कहते किसे कहते हैं? y की वैल्यू को. तो रेंज क्या करेगी? बढ़ेगी. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम -5. दिस विल बी योर मिनिमम y वैल्यू. और उसके बाद y की वैल्यू बढ़ते चले जा रही है. x लेस देन -4 करते जाओ, y की वैल्यू -5 से बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज करते जाएगी. x मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, x इज लेस देन -4, x इज डिक्रीजिंग, तो y will be increasing from y is greater than equals to -5. This is your range of normal function. जो नॉर्मल फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन बन जाती है. ये होती है कहानी. एनी प्रॉब्लम? The function g is defined by g of x 2x minus 3 where x is less than equal to k. For k is equal to -1, solve the equation f of gx equal to 193. यानी यहां पर अगर आप इस पार्ट के लिए डोमेन x इक्वल टू -1 कर रहे हैं, कह रहे हैं f of gx 193 के बराबर है, कह रहे सॉल्व करो. f वाला फंक्शन क्या है आपके पास? देखो f of x फंक्शन है क्या? 2 into x plus 3 का होल स्क्वायर -3 -7. इसमें gx वाला फंक्शन इनपुट कर दो. x की जगह मैं 2x - 3 पुट कर रहा हूं. फोर एक्स स्क्वायर हो गया, 4 to the 8 x स्क्वायर -7. f of g बराबर है 193 के. ये क्या? 200 x स्क्वायर 200 डिवाइड बाई 8 स्क्वायर रूट ले लो. 25 स्क्वायर रूट ले लो, +-5 आ गया. लेकिन अब देखो मैं अपना आंसर +-5 नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूं मेरा आंसर +-5 नहीं है. माय आंसर इज नॉट +-5. मेरा आंसर +-5 नहीं है. मेरा आंसर है सिर्फ -5 है. क्यों? याद रखिएगा अगर यहां पर gx की जो डोमेन होगी, जो gx की डोमेन होगी वही f of gx की डोमेन होगी. f of gx की भी वैल्यू वही आएंगी, वही एक्सेप्ट होंगी जो gx की रेंज में डोमेन में है. हम लोगों ने तो पढ़ा था ना कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं. कंपोजिट फंक्शन में जो gx की डोमेन है
वही एफ ऑफ जी एक्स की भी होगी, दोनों की डोमेन सेम होगी। तो एफ ऑफ जी एक्स की डोमेन क्या है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू के की वैल्यू क्या है -1, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 आंसर आना चाहिए, -5 आ रहा है, तो +5 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्स की वैल्यू जो लेस देन -1 आ रही है उसको एक्सेप्ट करेंगे, दैट्स इट। State the largest possible value of k for the composite function f of g to be defined. f of g को डिफाइन होने के लिए दो कंडीशंस हैं, एक तो बेटा डोमेन ऑफ g शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ f of g, एक तो ये है, पर इसका भी हमारे पास यूज नहीं है कोई, हमने ऊपर यूज कर लिया, अब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कह रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ के निकाल के दिखा दो, ये तो हमने ऊपर यूज भी कर लिया ना, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला हमें। भाई डोमेन ऑफ जी क्या है, एक्स इज लेस देन के, और डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी क्या है, वो भी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के होगा, तो इससे के थोड़ी निकल कर आएगा। तो वी विल यूज वन मोर कंडीशन, द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी शुड बी सबसेट, क्या लिख रहा हूं, शुड बी सबसेट, किसका सबसेट, डोमेन ऑफ एफ के, डोमेन ऑफ एफ के सबसेट होना चाहिए। रेंज ऑफ जी क्या होगा, देखो 2x माइनस सी एक्स लेस देन इक्वल टू के लिखा हुआ है, इसमें x की जगह k पुट कर दो, तो दैट विल बी द आउटपुट, ये हो गया रेंज, दिस इज रेंज ऑफ जी, क्योंकि आपने x की जगह उसकी डोमेन पुट कर ली। नाउ दिस शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ है लेस देन इक्वल टू -4, तो अब आप इसको लिखोगे 2k - 3 लेस देन इक्वल टू -4, फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k -4 + 3 1 हो गया, 1/2, k इज लेस देन इक्वल टू 1/2 हो गया। तो लार्जेस्ट पॉसिबल -1/2 हो गया, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k विल बी -1/2, लेस देन इक्वल टू -1/2 होगा, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, -1/2 हो गई हमारे पास, दिस विल बी योर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। The gradient of the question number 10 is the gradient of the function of the curve at the point xy is given by dy by dx equal to this function. The curve has a stationary point a comma 14 where a is positive constant. Find the value of a. So see, this is the stationary point. Stationary point कब आता है, जब dy by dx equal to 0 होता है, तो आपने dy by dx को equal to 0 रख दिया, किस पॉइंट पर 0, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या आ रही है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू a है, आ गई। अब मैंने इसको एक और राइट हैंड साइड पे लेकर गया, आई गॉट द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मैं इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूंगा यहां पर, ठीक है ना। अब आपने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, you got 2a values 6 and -2 where a is positive, तो देखो a की वैल्यू 6 आपका आंसर होगा, आपने अलग से करके लिखना है कि a is equal to 6 माय आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है ना। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, ऑब्वियसली दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आपने इसको पहले कॉपी करना है,
सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव से आपको पता चलेगा बेटा नेचर इसकी। तो आपने पावर कोएफिशिएंट में लेकर आया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करा दिया, बेस का डेरिवेटिव, अब आप इसमें अपने x की वैल्यू a पुट कर दें, दैट वाज योर स्टेशनरी पॉइंट ना। और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, राइट। तो 6 + 3 -1, ठीक है। तो ये 1/3, दिस विल गिव यू -2/3, लेस देन 0 है सेकंड डेरिवेटिव। तो पॉइंट क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? Then it says find the equation of the curve. Again, we'll copy this derivative और इसका आप इंटीग्रल लोगे, टू गेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व। y की वैल्यू dy का इंटीग्रल y हो गया, लीनियर बेस है x + 3 पावर 1/3 होल ब्रैकेट पावर, तो ऐड 1 दी पावर डिवाइड बाय दी पावर, डिवाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ द बेस, x डेरिवेटिव x² 2 + c, ऐड 1 दी पावर डिवाइड बाय दी पावर। इसको भी डायरेक्टली मैं 2/3 लिख देता हूं, सॉरी 1/3 + 1 इज 4/3, राइट। तो अब यहां पर बेटा आपने, सॉरी इट वाज 1/2, 1/2 + 1 is 3/2, राइट। तो अगेन ये आपके पास कर्व की क्वेश्चन आ गई, बट यू नीड टू हैव सिंप्लीफिकेशन। 3/2 आफ्टर रेसिप्रोकल बिकम 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4/3, x + 3 की पावर 3/2, बट ऑब्वियसली यू नीड द वैल्यू ऑफ c हियर एज वेल। तो c की वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे, देखो कर्व का ही तो पॉइंट है ना, ये स्टेशनरी पॉइंट है a, 14, लेकिन है तो कर्व का ही ना, a की वैल्यू 6 है, x से आपने 3 रख दिया, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 का स्क्वायर क्यूब 27, 36/2 18। इन थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपने दिमाग में कर लेनी है, 3 1 जा 3 9 जा 9 4 जा 36, 18 -4, सी की वैल्यू क्या आ रही है, -4 आ रही है। वंस यू गॉट द सी वैल्यू, इसको वापस से कर्व की इक्वेशन में पुट करें, गेट द आंसर। इट वाज -4, this is your curve equation. Now they are saying solve the equation 3 tan square -5 tan x minus equal to 0. अगेन आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है टू गेट द वैल्यू ऑफ 10x, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लिखा हुआ है, बस x² की जगह 10² लिखा हुआ है। तो मैंने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करी, और मिडिल टर्म जो मैं ब्रेक कर रहा हूं बेटा, वो कर रहा हूं -6 tan x + 10x। आपने 3 tan x कॉमन निकाल लिया, you got 10x - 2, आपने 1 कॉमन निकाल लिया, 10x - 2।
तो you got 10x is equal to 2 and 3 10x is equal to -1. ये -1/3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना. 3 10x + 1 = 0. ये आपके पास दो क्वेश्चन बन गए. 0 से लेकर 180 तक रेंज है. 0 से लेकर 180 तक रेंज है. आपने देखना है 0 से लेकर 180 तक की रेंज में इन विच क्वाड्रेंट 10 इज पॉजिटिव. सर फर्स्ट. इन विच क्वाड्रेंट 10 इज नेगेटिव. सर सेकंड. In both of the equation, find out the value of alpha. 10 inverse 2, 10 inverse 1/3. What is 10 inverse 2? Calculator should be in degree mod and it is 63.43. Provide your answer alpha in 2 decimal place. X key value in first quadrant alpha and second quadrant is 180 minus alpha. So 63.43, 63.4, X key value beta 161.56. This will be X value. तो आपके पास 2 X की वैल्यूज आ रही हैं विद इन दिस रेंज. हमने दोनों ही आंसर निकाल लिए. Find a set of values of k for which the equation 3 10 square x minus 5 10x plus k has no solution. When it says no solution, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है. तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी. तो I'll put discriminant will be less than 0. देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट कर रहा है ना इसे. देखो 10 स्क्वायर x की जगह 10 स्क्वायर लिखा हुआ है. तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा. b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी लेस देन 0. b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू बेटा क्या आ गई. k is greater than 25/12 हो गया. Automatically got the answer. देखो बेटा, in this question they are asking you for the equation 3 10 square x minus 5 10x plus k equal to 0. State the value of k for which there are 3 solutions in interval 0 till 180 and find these solutions. हम यहां पर k की वैल्यू 0 रख देते हैं अगर. तो इससे होगा क्या. 10x मैंने कॉमन निकाल लिया. 3 10x minus 5 ब्रैकेट इक्वल टू 0. आइदर 10x इक्वल टू 0 और 3 10x minus 5 इक्वल टू 0. 10x की वैल्यू 5/3 आ रही है. अब 0 से लेकर 180 तक 0 और 180 इज इंक्लूडेड. 10 0 कब होता है. 10 0 कब होता है. तो देखो बेटा 10 0 होता है 0 पर और 180 डिग्री पर. 10 0 पे 0 होता है और 180 पे 0 होता है. तो आपके दो आंसर तो ये आ गए. और 10 पॉजिटिव का होता है 5/3. ये पॉजिटिव है ना सर. सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो यहां पर आप अल्फा निकालोगे 10 वर्ड्स 5/3. $59.03. एक्स बराबर होगा अल्फा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में. एक्स की वैल्यू आ गई 59.03. राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस 59.0 डिग्री. ये आपके पास 3 आंसर निकल कर आ गए. तो 3 सॉल्यूशन निकल कर आ गए जब आपने के की वैल्यू 0 पुट करी. अब ये के की वैल्यू बेटा आपने जज करनी थी कि इनपुट के इक्वल टू 0 यू विल गेट 3 सॉल्यूशंस और वो सॉल्यूशन भी आपने निकाल के दे दिए. द डायमीटर ऑफ द सर्कल C1 हैज एंड पॉइंट -3 -5 and 7,3. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो देखो बेटा इट हैज द डायमीटर एंड पॉइंट. तो अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको पता है तो डायमीटर की जो मिड पॉइंट होगा ना, डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी योर सेंटर ऑफ द सर्कल. सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर ऑफ द सर्कल चाहिए होता है. बिल्कुल चाहिए होता है सर. तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर सर्कल के थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे इसे.
-3 + 7/2 -5 + 3/2 4/2 2 हो गया, -2/2 -1 हो गया, सेंटर आ गया। रेडियस किस तरह आएगा बेटा? आपके पास, आप पहले डायमीटर की लेंथ मालूम करें, बल्कि सर x2 - x1 का होल स्क्वायर। आप डायरेक्टली रेडियस भी मालूम कर सकते हैं। इफ यू गॉट द सेंटर ना, सेंटर आ गया आपके पास, विच इज, तो किसी भी एक पॉइंट डिस्टेंस निकालना है, आपके पास रेडियस भी आ जाएगा डायरेक्ट। यानी 2 - -3 5 का होल स्क्वायर, -1 - -5 you get 25 + 16, ठीक है ना, इट इज गोइंग टू बी 41, ठीक है ना। आपके पास रेडियस आ गया, x - a का होल स्क्वायर, a वैल्यू इज 2, y - b का होल स्क्वायर, -+1, रेडियस √41 का स्क्वायर, √41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 41, ये लो, सही ना, लेट्स जस्ट कीप इट शॉर्ट, राइट, एनी प्रॉब्लम? अब देखो यहां पर ये सर्कल C1 है, जिसका सेंटर आपको पता है 2 - 1, सही है, ये सर्कल का सेंटर है, C1 का सेंटर है, जिसको वो कह रहा है इट्स ट्रांसलेटेड बाय 8 4, कह रहे हैं इस सर्कल को मैंने ट्रांसलेट करा और ये इधर चले गया और 8 4 ट्रांसलेट करा, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 8 और वर्टिकल मूवमेंट 4। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल C2, भाई इसका भी रेडियस वही है, C2 का रेडियस भी क्या है हमारे पास? √41। सेंटर क्या होगा? 2 - 1 जो पॉइंट है बेटा, इसको ट्रांसलेट कर दो, इसमें 8 ऐड कर दिया, इसमें 4 ऐड कर दिया, तो C2 का सेंटर आ गया 10, 3, अब C2 का जब सेंटर आ गया तो ये हो जाएगा x - a का होल स्क्वायर, y - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, √41 का होल स्क्वायर। डोंट नीड टू ओपन अप द ब्रैकेट, जस्ट राइट इट लाइक दिस, आपके आंसर आ गया, राइट। Then for part C, the two circle intersect at point R and S. Show that the equation of the line RS is -y equal to -2x + 13. अब देखो, ये दो सर्कल R और S पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कह रहा है ये दो पॉइंट से बनने वाली लाइन को निकालकर बता दो क्या लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या है। कह रहा है ये लाइन की इक्वेशन निकाल के दिखा दो, और लाइन की इक्वेशन आपके सामने ही है, ठीक है। अब यहां पर आपने एक बात ये समझनी है कि आर एस इज बेसिकली द कॉर्ड ऑफ बोथ द सर्कल, दोनों सर्कल का कॉर्ड है ये, सही है। ये दोनों सर्कल के सेंटर होगा आपके सामने, ठीक है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड passes through the center of the circle. This is chord, this is perpendicular bisector of the chord passes through the center of the circle. ये प्रॉपर्टी दिमाग में है, देखो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं यहां पर, मैं यहां पर इन दोनों, ये देखो आपस में ज्वाइन कर रहा हूं, ये कॉर्ड ज्वाइन कर रहा हूं, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड है, पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी मिड से ये passes through the center of the circle, सही है ना। अब बताना ही चाह रहा हूं बेटा मैं आपको कि यहां पर बेटा ये जो सेम कॉर्ड है एक तो दोनों की, और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है दोनों के कॉर्ड की परपेंडिकुलर, दिस विल बी द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट किसका होगा? दोनों सेंटर का भी मिड पॉइंट होगा,
ये एक ही तो सर्कल है, बस आगे मूव हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हैविंग द सेम कॉमन कॉर्ड एज लाइन ऑफ आर एस, तो बेटा अगर आप इन दोनों सेंटर का मिड पॉइंट लोगे तो आर एस का भी मिड पॉइंट जो होगा ना, इन दोनों सेंटर का मिड पॉइंट, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ द आर एस। यानी अगर आपने ये पॉइंट एम निकाल लिया, कैसे निकालोगे, आपके पास था 2 - 1 और एक था 10 3, तो 2 + 10 डिवाइड बाय 2, 6,1, ये पॉइंट आ गया। सेकेंडली आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो अगर आप इससे ग्रेडियंट निकाल लो, ग्रेडियंट y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये किसका ग्रेडियंट है, बिटवीन सेंटर्स का। कॉर्ड आर एस जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी, उसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये परपेंडिकुलर होगी। तो बेटा you're going to use this point, you're going to use this gradient to find out the equation of the RS. Y is equal to mx plus c, m की जगह -2, मैंने c मालूम करने के लिए y की जगह 1, x या 6, तो y is equal to -2x plus 13। देखो वही आंसर आ रहा है जो उसने बोला हुआ था। Now the last question, hence show that the x coordinate of R and S satisfy the equation 5x square minus 60x plus 159। तो देखो बेटा x coordinate of R and S satisfy this equation। देखो बेटा ये गॉट दी लाइन कॉर्ड इक्वेशन y इक्वल टू -2x plus 13, और ये आर एस है ना, किसी भी एक सर्कल की इक्वेशन को ले लो, x - 10 का होल स्क्वायर, दिस सर्कल y - c का होल स्क्वायर इक्वल टू 41। ये आर एस और ये सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपने y की जगह यहां पर -2x plus 13 पुट कर दिया, ये बन गया, ब्रैकेट ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर -20x plus 100, जगह -2x plus 9, 9 - 2x equals to 41। ठीक है, y -3 था, मैंने 4 लिख दिया। a square -2ab plus b square is equal to 41। This will become 5x square -60x, 100 -41 is 100 plus 100 200 -41 is 159। तो देखो r और s के जो x कोऑर्डिनेट थे बेटा इसी से इक्वेशन से आएंगे ना, तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, हमने साइमल्टेनियस सॉल्व करके यही क्वेश्चन निकाल लिया यहां पर, राइट। तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन का मतलब क्या है, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन का मतलब ये है कि बेटा अगर आप कॉर्ड को और सर्कल को आपस में साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, और बेटा आपके पास दिस इक्वेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड आउट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आरएनएस। तो देखो वही इक्वेशन हमारे पास भी आ रही है। So that's it. This was the last paper question.